ये चमकता हुआ शेर उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये लोगो तो नहीं है, ये स्मृति चिन्ह है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट किया जा रहा है। और अब मैं अनुरोध करूंगा श्री मुकेश मेश्राम जी से, कृपया माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का स्वागत करें। महानिदेशक पर्यटन और निदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड श्री मुकेश मेश्राम जी, माननीय पर्यटन मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए माननीय वन मंत्री का स्वागत। कृपया श्री मुकेश मेश्राम जी से अनुरोध है, कृपया माननीय वन मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय वन राज्य मंत्री जेपी मलिक जी, मुख्य सचिव महोदय मंच पर विराजमान हैं, कृपया उनका भी स्वागत हो। महानिदेशक पर्यटन और निदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के श्री मुकेश मेश्राम जी, आपकी बहुत हल्की तालियां कुछ आनंद नहीं दे रही। मुझे लगता है आप सब यहाँ मन से हैं, मुख्यमंत्री महोदय आपके समक्ष हैं, तो जोश तो होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए पर्यटन कार्य को करना इको टूरिज्म की श्रेणी में आता है और इस परिकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया। वन विभाग के सक्रिय सहयोग से इको पर्यटन के विकास को समर्पित इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया पधारें। इको पर्यटन के संवाद कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने इको टूरिज्म को अपने मुख्यमंत्री काल में जितना बढ़ाया, पहले इको टूरिज्म को नाम नहीं जानता था, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और आज इको टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ रहा है। इको टूरिज्म बोर्ड बना हुआ है और साथ ही साथ जंगल और जंगल के जानवरों के साथ जो टूरिज्म हो रहा है तो बहुत बढ़ गया है। हमारे रुतबा में लगभग 115% बढ़ गया, मतलब दुगने से ज्यादा लोग आए। इसी तरह से हमारे पीलीभीत में दुगने से ज्यादा लोग आए। यहाँ उपस्थित टूरिज्म मंत्री आदरणीय जयवीर जी, मेरे सहयोगी मंत्री के मलिक साहब, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित भाइयों बहनों और यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म से जुड़े हुए सभी लोग जो यहाँ आए हुए, खासतौर से हमारे टूरिस्ट को विभिन्न स्थानों तक पहुँचाने वाले टूरिस्ट ऑपरेटर्स, मैं आप सबका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी जिन्होंने इको टूरिज्म बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सबका मैं आज यहाँ अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि बिना जनता के और आप लोगों के सहयोग से इको टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। इको टूरिज्म बढ़ने से आस पास के लोगों को रोजगार मिलता है। जो हमारे सफारी चलाते हैं उनकी गाड़ियाँ आती हैं, जो ड्राइवर होते हैं वो, और साथ साथ जो गाइड होते हैं वो सभी नए लोकल ही रखे गए हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश से। इस तरह से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है और जो भी लोग वहाँ जाते हैं, जंगल सिर्फ जंगल नहीं बल्कि ऑक्सीजन टैंक, वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, आदमी का अंदर से आप जंगल में जाता है, दिल दिमाग शांत हो जाता है और वो आगे के काम के लिए अपने आप को चार्ज होता है, एनर्जी बढ़ती है, काम करने की स्फूर्ति आती है। तो मैं कहता हूँ इको टूरिज्म से बहुत फायदा है, आस पास के लोगों को फायदा है, जो जाते हैं उनको फायदा है। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर दुर्गा पीलीभीत हमारा रानी हो, तो ये है यहाँ पे टाइगर बहुत आसानी से लोगों को दिखता है। उसके अलावा हाथी है, गेंडे है, हिरण है और बहुत से बहुत से जानवर लोग। इस बार तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, मेरे बरेली से पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुर्गा जितने लोग गए, 10 मिनट में 9 लोगों के काम में टाइगर दिखे, कुछ लोगों को तो 4-4-5 तक दिखे एक साथ। तो मैं कहूँगा हमारे यहाँ यूपी के अंदर
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। इको टूरिज्म क्या है, ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कुछ इस क्षेत्र में हो रहा है, ये जानने के लिए देखते हैं, आइए ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश राज्य भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत को उत्कृष्ट रूप में संजोए हुए एक अद्भुत प्रदेश है। 31,000 किलोमीटर लंबी नदियों एवं नहरों से संपन्न उत्तर प्रदेश सनातन काल से सर्वाधिक भारतीयों का आश्रय स्थल रहा है। उत्तर प्रदेश की नदियों, विशेषकर गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, गोमती तथा शारदा के तट पर विश्व के प्राचीनतम शहर वाराणसी, मथुरा एवं अयोध्या स्थित हैं। वहीं प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संपदा से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में उभर कर आ रहा है। प्रदेश की प्रचुर प्राकृतिक संपदा को पर्यटन के अनुकूल बनाने व उसके व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग एवं वन विभाग सहित 16 विभागों के शीर्ष पदाधिकारियों को समावेशित करते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। अनेक ऐसे स्थल हैं प्रदेश के अंदर जिनका इको टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है और जो पर्यटन को बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके लोकल स्तर पर तमाम नौजवानों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा सकता है। बोर्ड की स्थापना के उपरांत इको पर्यटन क्षेत्रों में पर्यटकों का सुगम भ्रमण सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग एवं पर्यटन विभाग के सामंजस्य से वन भूमि पर स्थित इको पर्यटन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन किया गया है। इसी क्रम में विभिन्न इको पर्यटन क्षेत्रों में जल एवं प्रसाधन कॉम्प्लेक्स, इको कॉटेज, स्विस टेंट, आकर्षक कैफेटेरिया, एडवेंचर स्पोर्ट, बटरफ्लाई गार्डन, वर्टिकल गार्डन, ट्री हट आदि का विकास किया गया है। प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य एवं इको पर्यटन क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 7 विभिन्न राष्ट्रों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको तथा नीदरलैंड के अग्रणी टूर ऑपरेटरों को प्रदेश में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंबल वन्य जीव विहार एवं अन्य इको पर्यटन क्षेत्रों का भ्रमण कराया गया एवं इन टूर ऑपरेटरों द्वारा प्रदेश के इको पर्यटन क्षेत्रों में विभिन्न विदेशी पर्यटकों को भेजा जा रहा है। इको पर्यटन क्षेत्रों के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु इन स्थलों पर इको पर्यटन बोर्ड द्वारा विभिन्न महोत्सवों का आयोजन भी अनवरत किया जा रहा है। इको पर्यटन क्षेत्रों के निकट होम स्टे, फार्म स्टे, रिजॉर्ट की स्थापना हेतु संबंधित हितधारकों को अनवरत प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कई नए रिजॉर्ट और फार्म स्टे का विकास भी हुआ है। दूसरी तरफ इको पर्यटन क्षेत्रों में विकसित आधारभूत सुविधाओं एवं नए रिजॉर्ट पर्यटकों को अत्यधिक आकर्षित भी कर रहे हैं। तो आइए प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के क्षेत्र को बढ़ावा देने के ठोस प्रयास हो रहे हैं और आज दिन भर के संवाद कार्यक्रम में स्टेक होल्डर्स के साथ इस विषय पर सार्थक चर्चा हुई है। अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय।
इको टूरिज्म के इस संवाद कार्यक्रम के पुनीत अवसर पर मंचासीन बहुत बहुत सम्मानित यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित हमारे सम्मानित वन मंत्री जी, वन राज्य मंत्री जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे पर्यटन के प्रमुख सचिव साहब, इको टूरिज्म से जुड़े हुए विभिन्न मंचासीन अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए टूरिज्म और फॉरेस्ट के जुड़े हुए तमाम विद्वान जन, पर्यावरणविद और अन्य उपस्थित सभी इस क्षेत्र में अपनी सहभागिता दे रहे विभिन्न महानुभाव, सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। साथियों, आज सुबह से ही ये संवाद कार्यक्रम आप सब लोगों के बीच में संपादित हुआ है, जिसमें तमाम विशेषज्ञों ने अपने तमाम तरीके से अपने अनुभव, अपनी जानकारियां और तमाम उसमें क्या क्या नए नए कार्य किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं और प्रदेश नहीं देश की ओर से और जन जन की ओर से कोर्ट से उन्हें प्रणाम करता हूं कि आपने 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक लॉ एंड ऑर्डर का वातावरण दिया, विकास का वातावरण दिया और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अख्तियार करते हुए एक प्रदेश में अनुकूल वातावरण देने का काम किया, उसी के बाद ये पर्यटन की संभावनाओं में हम लोग साकार स्वरूप देने में सफल होने की ओर अग्रसर हो सके। और आज खुशी है कि जब आपने ये सारी व्यवस्थाएं, बहुत अनुकूल वातावरण दिया, उसके बाद आपकी सोच, आपकी नई ऊर्जा माननीय मुख्यमंत्री जी का ही परिणाम है कि आपने पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारा पर्यावरण कैसे अनुकूल रहे और जो प्राकृतिक संसाधन उत्तर प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उनका लोकहित में, जनहित में उपयोग, भरपूर सदुपयोग कैसे हो सके, इसी के दृष्टिगत आपने इको टूरिज्म बोर्ड का गठन करने का काम किया, जिसमें नोडल विभाग हमारा पर्यटन विभाग रखा गया और वन विभाग के साथ साथ आयुष और अन्य कई विभागों को जोड़ते हुए इस पर तेज गति से काम करने का आपने निर्देश दिया। और आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में आज हमें खुशी है कि हम लोग इस क्षेत्र में इको टूरिज्म के डेवलपमेंट में आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल आशातीत परिणाम देने में कामयाब हो रहे हैं। और हम समझते हैं कि आज के पर्यावरण का संतुलन विशेष महत्व की बात है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो पर्यावरण की अव्यवस्था हुई है, उसका सबसे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा प्रभाव इस वर्ष हमें देखने को मिला जब 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होकर के पूरे प्रदेश और देश में हीट वेव में तमाम परेशानियां भी हुई, तमाम लोग अनचाहे भी अपना जीवन खो बैठे। और हम समझते हैं कि हम सबके समाज के लिए एक चेतावनी है कि हम पर्यावरण के बीच कैसे संतुलन बना करके अपनी गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित और प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करने का काम कर सकें। इसी सबको लेकर, इन सबको लेकर के जो नव संरचनात्मक निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास वन क्षेत्रों में, पहाड़ों में, नदियों में पर्यावरण को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उस परिवर्तन के लिए पारिस्थितिकी असंतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी वर्तमान पीढ़ी की है, ताकि अगली पीढ़ी को हम एक ऐसा विश्व, ऐसा देश, ऐसा प्रदेश सौंप सकें जैसा हमें प्राप्त हुआ था। आज प्रकृति पे चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसी का परिणाम है कि आज तमाम कठिनाइयों का सामना आज सृष्टि को, मानव समाज को करना पड़ रहा है। आज सभी पर्यावरण विशेषज्ञों को यह भी जागृत होना है कि अखंड भारत की जनसंख्या जो 1921 में भारत में 26 करोड़ थी, जिसमें शहरी जनसंख्या मात्र 11% थी, जो अब बढ़कर के 2024 तक इन 100 वर्षों के उपरांत भारतीय जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, जिसमें से 33% जनसंख्या
शहरी आबादी की हो गई है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बहुत बड़ी चुनौती भी मिल रही है। और चुनौती के समाधान हेतु पर्यटन के क्षेत्र में इको टूरिज्म का बहुत अग्रणी भूमिका होने वाली है, जिस पर विभाग द्वारा निरंतर कार्य भी किया जा रहा है। और पर्यटन विभाग द्वारा जो कार्य चल रहे हैं वहाँ भी पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन आदि पर विशेष ध्यान देने का भी काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने से प्राकृतिक स्थलों, वन्य जीवों और स्थानीय जनजातियों संस्कृतियों का समावेश करके पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाना तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही मानव सतत विकास के रास्ते में चल सकता है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले जंगल, नदियों, वन्य जीवों का संरक्षण करना, प्रदेश की तराई क्षेत्र में पीलीभीत एवं लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर रिजर्व, इस वर्ष दुधवा में 58,770 पर्यटक आए, जबकि 292 विदेशी पर्यटक भी भ्रमण के लिए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न इको पर्यटन स्थलों पर बाघ, हाथी, गैंडे, गंगा नदी में डॉल्फिन, घड़ियाल और विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षियों को पर्यटक देख पाए हैं। मानव समाज अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट नहीं सकता। इसकी प्राकृतिक विरासत में जो भी मिला है उसे अगली पीढ़ी को उसी स्वरूप में सौंपने का उत्तरदायित्व भी हम सबका बनता है। प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके निर्देश में गठन के बाद पर्यटन विभाग द्वारा वन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग, आयुष विभाग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए इको पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राकृतिक स्थलों, वन्य जीव, भालू इत्यादि, शेर, भालू, चीता इत्यादि जल जीव और संरक्षित करने का कार्य स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक संरक्षण, परिवहन, होम स्टे, होटल, रिसोर्ट इत्यादि का विकास पर्यावरण अनुसार आपके निर्देश में नियोजित तरीके से किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी तमाम अवसर पैदा हो रहे हैं। इको टूरिज्म में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ इको टूरिज्म परपथ विकास का भी कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत निवेशकों के PPP मॉडल के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व, समान पक्षी विहार, अमानगढ़, बिजनौर, सोहानी बरवा, महाराजगंज, रानीपुर, चित्रकूट, किशनपुर, लखीमपुर खीरी इत्यादि स्थलों पर जमीन भी चिन्हित कर अधिग्रहण करके अग्रिम कार्रवाई विकास के लिए की जा रही है। पक्षी विहार, समान पक्षी विहार मैनपुरी, विजय सागर ओखला, हैदरपुर एवं बरखा आदि स्थलों पर बड़े फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। टूर ऑपरेटर्स के साथ इको टूरिज्म को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार, साइनेज एवं मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्यटकों को रुकने हेतु कॉटेज एवं टेंट की व्यवस्था भी की गई है। इस कार्य के लिए चाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ MOU निष्पादित किया गया है। सरकार द्वारा सलखन फॉसिल पार्क सोनभद्र को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में घोषित कराने की दिशा में कार्य प्रगति पर है तथा फार्म स्टे कृषि इकाई को बढ़ावा देने के लिए भी हमारी पर्यटन नीति 2022 में 25 से 30% की सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। इस सम्मान 2024 के कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच का और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार इसलिए व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन, कुशल नेतृत्व और एक दिशा और दशा तय करने में हम लोगों को निरंतर उनकी मार्गदर्शन मिलता रहता है। उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आश्वस्त करते हैं कि इको टूरिज्म बोर्ड जो आपने जिस मंशा से गठित किया है उसकी परिणति तक पहुंचाने में हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ लगे हैं और निश्चित रूप से अपने मुकाम को हासिल करेंगे और पर्यावरणविदों से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि वो अपने योग्यता, क्षमता और अनुभव के आधार पर पर्यावरण के संतुलन, पर्यटन
और ये वन के साथ साथ एक सामंजस्य और समावेश बनाने के लिए अपने महती विचारों को समाहित करके हमें एक अपना मार्गदर्शन देने का काम करेंगे। मैंने सम्मानित मंच को और उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से एक बार पुनः अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। प्रत्येक संस्थान का अपना एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह या लोगो होता है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के लोगो का अनावरण आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया लोगो का अनावरण करने का कष्ट करें। मंच के दाहिनी ओर माननीय मुख्यमंत्री महोदय बढ़ रहे हैं और कुछ ही क्षणों में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के लोगो का अनावरण होने वाला है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का आज से अपना विशिष्ट प्रतीक चिन्ह और लोगो होगा, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में लगभग 1.5 लाख वर्ष पुराने फॉसिल्स यानी जीवाश्म हैं। इसे सलखन जीवाश्म पार्क के रूप में हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश की इस अद्भुत धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की मान्यता मिले, इस हेतु इको टूरिज्म विकास बोर्ड और बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान के मध्य आज समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होने हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं बीएसआईपी की निदेशक प्रोफेसर एमजी ठक्कर और अपर निदेशक इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड प्रखर मिश्रा से कृपया समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करें और एक दूसरे के साथ अदला बदली करें। सलखन जीवाश्म पार्क, जहां 1.5 लाख वर्ष पुराने फॉसिल्स उपलब्ध हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में यह कार्य संपन्न हो रहा है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे दूरदृष्टा माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सब के अभिभावक और मार्गदर्शक हैं। और अब कुछ उन विभूतियों का सम्मान जिन्होंने नई इको पर्यटन इकाइयों की स्थापना करी और सफलता की नई कहानी लिखी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऐसी 3 विभूतियां आज सम्मानित होंगी। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं रामपुरा रिट्रीट जालौन के श्री केशवेंद्र सिंह को। कृपया केशवेंद्र सिंह मंच पर आएं। किला रामपुरा जालौन जिले में स्थित है, जो बुंदेलखंड में एकमात्र विरासत होमस्टे है। अविश्वसनीय अनुभव प्रदान करने वाले होमस्टे क्षेत्र की सुंदरता और इतिहास को प्रदर्शित करता है। ये बुंदेलखंड का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद। और शेरकोट स्टेट के साद बिन आसिफ शेरकोट स्टेट होल्डिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की टूरिज्म पॉलिसी के अंतर्गत अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के समीप स्थापित है। बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर 3 प्रॉपर्टी है साल कॉटेज। इसके मालिक श्री मनीष मल्होत्रा मंच पर आ रहे हैं। साल कॉटेज पीलीभीत टाइगर रिजर्व में स्थित है, मुस्तफाबाद के पास। यहां से जंगल सफारी प्रारंभ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित आज के इस संवाद कार्यक्रम में अब हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इको टूरिज्म संवाद के एक दिवसीय इस संवाद कार्यक्रम में समापन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश के वन
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार जी, राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन श्री मनोज सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष उत्तर प्रदेश श्री सुधीर कुमार शर्मा जी, इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम में उपस्थित है इको टूरिज्म के क्षेत्र के हमारे सभी विशेषज्ञगण, पर्यावरणविद, टूर ऑपरेटर्स और अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, देश के हृदय स्थल के रूप में माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन और आज उसका लोगो भी आप सबके सामने यहाँ पर समर्पित हुआ है। मैं सबसे पहले इस संवाद कार्यक्रम में आप सब ने उपस्थित होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन या इको पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं, इन सभी संभावनाओं को ध्यान में रख कर के आज इस संवाद कार्यक्रम में आप सहभागी बने हैं। मैं आप सबका प्रदेश की इस राजधानी में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो नवगठित इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है, यह एक कदम और आगे चढ़ा है। अब इसने अपना लोगो जारी किया है। पिछले एक वर्ष के अंदर क्या कुछ गतिविधियां इनके माध्यम से प्रारंभ हुई हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटन क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसकी एक छोटी सी एग्जीबिशन आपने इको टूरिज्म से संबंधित बाहर भी देखी होगी। हम सब जानते हैं देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश है, देश का हृदय स्थल भी है। यहां पर पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वह गत वर्ष उत्तर प्रदेश में आए हुए 48 करोड़ पर्यटकों की संख्या हम सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। यानी उत्तर प्रदेश की आबादी की लगभग दुगनी संख्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से आई थी। लेकिन इसमें ज्यादातर जो टूरिस्ट था, ज्यादातर जो पर्यटक था, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आया था। काशी में संख्या 2023 में 10 करोड़ से अधिक थी। मथुरा वृंदावन में गत वर्ष यह संख्या 7.5 करोड़ से अधिक थी। अयोध्या में गत वर्ष यह संख्या 5 करोड़ से अधिक थी। और आप जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के कारण अब वहां पर इसकी संख्या और कई गुना बढ़ रही है। यानी एवरेज 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या धाम में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे संख्या काफी इसमें बढ़ोतरी होनी है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां पर लोग जाते हैं। लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, सुखतीर्थ है, विंध्यवासिनी धाम है, मां पाटेश्वरी धाम है, मां शाकंभरी धाम सहारनपुर है, या बौद्ध तीर्थस्थल चाहे वह कपिलवस्तु हो, चाहे वह सारनाथ हो,
कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, या जैन तीर्थ स्थलों के लिए या सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थलों के लिए, यानी अनेक संभावनाएं स्पिरिचुअल टूरिज्म की पहले से यहां मौजूद है। और ये संभावना बताती है कि अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए यहां पर स्पेस है, इसका मतलब मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का उद्गम स्थल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर देखना है तो सोनभद्र में फासिल पार्क को एक बार आप जाकर के देखिए। यानी उसकी जो उम्र है उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के वे सब फासिल वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल आपको मिलेंगे, अनेक प्राकृतिक सरोवर मिलेंगे, ताल मिलेंगे। 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तो हमारे पास केवल वन संपदा है। अच्छे पौराणिक काल के, ऐतिहासिक काल के वन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और मैं जब देखता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जब जाने का अवसर प्राप्त होता है, तो एक बात मन में जरूर आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वन भारत और नेपाल सीमा में सुरक्षित हैं। बहराइच, श्रावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में। लेकिन जब उस पार हम जाते हैं नेपाल की तरफ, तो वहां एकदम वन पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और इसीलिए चाहे वह चोका हो, चाहे वह दुधवा हो, चाहे वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो, और अब तो हम लोग चित्रकूट में भी और बिजनौर के अमानगढ़ में भी टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तेजी के साथ इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है। हम सब जानते हैं, यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस, वहां उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं। और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो, और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के पीछे का उद्देश्य ही यही है। अभी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जैसा कह रहे थे, इस बार जून की गर्मी मुझे लगता है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को याद आएगी। टेम्परेचर कितना ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी साइकिल का चक्का घूम रहा हो, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है। हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में। उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं।
पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कोकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया। नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए और कब्जा इतना बढ़ा पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि अब वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहाँ के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है। और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और मुझे प्रसन्नता है 8000 से अधिक ऐसे जितने इल्लीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेट से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तो अब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं। लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है। हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे। इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। एक साथ जब आप जाते हैं, एक कोई टूरिस्ट आता है, तो अपने साथ एक व्यक्ति के लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए वह रोजगार का सृजन भी करता है। और अगर संभावनाएं हैं तो उन संभावनाओं से वहां पे लाभ लेना, अगर हम सभी प्रकृति का संरक्षण करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए इन कार्यों को अपनाते हैं, तो इसमें हमें एक संकोच नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये चीजें आज हम सबको उन क्षेत्रों में जहां पर हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किए हैं, उसका लाभ हमें देखते हुए वहां बनता है। और मुझे प्रसन्नता है इको टूरिज्म के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए, अनेक साइट हुई हैं। हमने इसके लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं, सोगी वर्गबा में भी काम प्रारंभ हुआ है, दुधवा में भी, चूका में भी, पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व बना है उस क्षेत्र में भी अनेक लोग आ रहे हैं। लोगों को वहां देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोगों को भी ये चीजें उन लोगों के मन में आती है कि वाह, ये वास्तविक है, वहां पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। एक वास्तविक जिंदगी में उन्हें प्रकृति को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं जब भी दुधवा में जाता हूं, अंदर जंगल के बीच जाता हूं, मैं देखता हूं कि अगर लखनऊ का टेम्परेचर 42 है तो हमें दुधवा के अंदर और टेम्परेचर 35 के आसपास दिखाई देता है। टेम्परेचर में इतना कमी वहां पर प्रकृति के सानिध्य में ऐसा प्राप्त देखने को मिलता है। ये हमें इस ओर इशारा करता है कि अगर हमने इस ओर ध्यान दिया, पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हुए, तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें आने वाले समय में प्राप्त होगा, इसी रूप में प्राप्त होगा जैसे हमें लखनऊ के टेम्परेचर में और दुधवा के अंदर के टेम्परेचर में देखने को प्राप्त होता है। और आप प्रकृति के जितने अधिक नजदीक जाएंगे, जितना आप उसको संरक्षण देंगे, वह भी आपको उतना ही
अपने समीप पाएगी और आपको भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर वातावरण देगी, इस बात का भी वो आश्वासन आपको निरंतर देती है। लेकिन हमारे स्तर पर कुछ प्रयास तो इसके लिए प्रारंभ हो। दूसरा, वहां पर जाने की संभावनाओं को कनेक्टिविटी के लिए भी अब सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। अभी हम लोग लखीमपुर में जो हमारी पुरानी एयर स्ट्रिप थी, उसको हम लोग वहां पर एक एयरपोर्ट के रूप में उसका विकास करने जा रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा, पिछली बार हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक हॉलिडे ट्रेन चलाने की व्यवस्था वहां पर रेलवे के माध्यम से प्रारंभ की और उसको हम और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है कि कैसे हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय रेल उस समय इसके लिए सहमत भी था। उसको बोर्ड के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से इन संभावनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें इस बात के लिए वहां के अगर हम स्थानीय जो निवासी हैं उन्हें वहां पर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें, वहां पर बनने वाली जो सुविधाएं उन सुविधाओं के साथ जोड़ें, तो हम वहां के इकोसिस्टम को भी ठीक कर पाएंगे और इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से बहुत मदद मिल सकती है। आज मेरा मानना है कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हम सब के लिए एक मनोरंजन का माध्यम बन सकता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि के माध्यम से हम सशक्त बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। अनेक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत सशक्त माध्यम भी बन सकता है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए कार्य प्रारंभ किया, तो हेरिटेज टूरिज्म को भी डेवलप करने के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए, वह आप अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड के किलों को लेकर के या ऐतिहासिक दृष्टि से जो इमारतें हमारे पास जहां तहां पड़ी हुई थी, उन सभी को हम कहीं होटल के रूप में, कहीं उन साइट को टूरिज्म डेवलपमेंट की दृष्टि से डेवलप करने के लिए अनेक हम लोगों ने वहां पे प्रयास प्रारंभ किए हैं और लोगों को इसके बारे में उधर आकर्षित करने के लिए भी एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। होटल, रेस्टोरेंट के अलग अलग श्रृंखलाओं को भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत आकर्षित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं आज इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग जनपद में अलग अलग संभावना और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी उन संभावनाओं पे आप लोगों का सहयोग और आपकी सक्रियता, इको क्षेत्र में जो टूरिज्म डेवलपमेंट का ये नया बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है, यह उन नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और मेरा मानना है ये कार्य की शुरुआत है, इसके कुछ अच्छे परिणाम और कुछ उत्साही टूर ऑपरेटर्स ने इसमें रुचि लेकर के इसको सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है। लेकिन इसमें अगर व्यापक पैमाने पे हम लोगों को जागरूक करें, उनको हम प्रशिक्षित करें, ये अनिवार्य रूप से हम वहां पे कोई व्यवस्था बनाएं कि होम स्टे जो हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से करते हैं, चाहे वह काशी में हो, अयोध्या में हो या मथुरा वृंदावन में है, अगर इन्हीं संभावनाओं को लेकर के हम लोग यही कार्य इको टूरिज्म में भी, उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी
विलेज टूरिज्म को डेवलप करें तो गांव के लोगों के सामने भी रोजगार सृजन की एक नई संभावना बनेगी। लोगों के मन में एक उत्साह आएगा, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार में, सामान्य बातचीत में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने में उनको मदद मिलेगी। रोजगार सृजन की नई संभावना उनके बीच में बनेगी। जैसे अभी मैं बांदा के कालिंचर के पास देख रहा था, जैसे जालौन के पास या बस्ती जनपद में इस प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। ये संभावना पीलीभीत में भी बन सकती है, ये संभावना लखीमपुर खीरी और बहराइच में भी बन सकती है, ये संभावना सोनभद्र, चित्रकूट और चंदौली जनपद में भी बन सकती है, ये संभावनाएं अन्य उन जनपदों में बन सकती है जहां पर इसके लिए उस प्रकार का इकोसिस्टम पहले से मौजूद है। लोग वहां आते हैं, सरकार फैसिलिटेट कर सकती है, सरकार कनेक्टिविटी दे सकती है, सरकार अपने पॉलिसी के अंतर्गत या पॉलिसी या कहीं पे कोई आवश्यक संशोधन होने हैं उसके अंतर्गत उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवा सकती हैं। लेकिन इस पहल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपकी एक बड़ी भूमिका होगी और इसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो एक पहल आगे बढ़ी है, इन संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्र हों या जनपद हों, उन जनपदों में इको टूरिज्म की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड के साथ जुड़ करके अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्रसन्नता होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म की तर्ज पर हम लोग इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में सफल होंगे। आज दिन भर के इस संवाद कार्यक्रम में मैं देख रहा था अलग अलग फील्ड के अलग अलग विशेषज्ञों ने अपने विचारों को आज के संवाद कार्यक्रम में रखा है। आपके जो सुझाव यहां आए होंगे उन सुझावों को सरकार गंभीरता से लेगी और समयबद्ध तरीके से जो भी उसमें संभावनाएं इको टूरिज्म के क्षेत्र की आगे बढ़ाने की होगी उन पर पहल करते हुए कार्रवाई भी करेगी। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। एक बार फिर से इस संवाद इको टूरिज्म के संवाद कार्यक्रम में आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हम सब बहुत आभारी हैं कि आप आज के कार्यक्रम में पधारे। इस कार्यक्रम में आपके पधारने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हम शुक्रगुजार हैं हृदय की अतल गहराइयों से कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पर्यटन विभाग की ओर से, वन विभाग की ओर से आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय